तो कहानी की शुरुआत में हमें बैथ और हैरी नाम के कपल को दिखाया जाता है जिन्होंने अभी अभी शादी की है। ये दोनों 10 दिनों के लिए अपनी छुट्टियां मनाने के लिए एक आइसोलेटेड आइसलैंड पर जाते हैं जिसे कोरल आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब जो आदमी इन्हें छोड़ने के लिए आया है वो इन्हें यहाँ पर एक सैटेलाइट फोन देता है और वो इनसे कहता है कि अगर तुम 10 दिनों से पहले वापस लौटना चाहो तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आ जाऊंगा। अब ये कहने के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। अब ये दोनों इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद इन दोनों की आंख लग जाती है। इसके बाद हैरी उठकर देखता है कि यहाँ पर किसी के छोटे छोटे पैरों के निशान हैं। वो जल्दी से बैत को उठाता है और ये दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि इन दोनों के अलावा इस आइलैंड पर कोई भी दूसरा नहीं है। अब ये दोनों उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं जो कि अंदर जंगल की तरफ जा रहे थे, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद वो पैरों के निशान खत्म हो गए थे। ये देखकर ये दोनों हैरान रहते हैं, लेकिन अब जब इन्हें यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं मिलता तो ये दोनों इस बात को अवॉइड करके एक बार फिर से एंजॉय करना शुरू करते हैं। अब रात को ये दोनों बॉन फायर करना चाहते हैं, इसलिए हैरी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाता है। अब जब जंगल में हैरी लकड़ी इकट्ठा कर रहा होता है तो वहाँ पर उससे कुछ हड्डियां मिलती हैं। अब यहाँ पर हैरी ये समझ नहीं पाता कि ये इंसान की हड्डियां हैं या फिर किसी जानवर की। वहाँ पर उसे किसी के होने की आहट सुनाई देती है, लेकिन अब जब अपने चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। खैर अब इसके बाद वो लकड़ी लेकर बैत के पास आ जाता है। उसके पास वो हड्डियां भी होती हैं और वो हड्डियां बैत को दिखाता है। वो कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि हड्डियां इंसान की या फिर जानवर की। अब यहाँ पर ये दोनों इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। खैर अब रात को जब ये दोनों अपने कैंप में सोने के लिए जाते हैं तो इन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है। जब ये दोनों बाहर निकल कर देखते हैं तो बाहर कोई भी नहीं होता। इन्हें लगता है कि शायद पत्तों के हिलने की वजह से ऐसी आवाज आ रही है। खैर अगली सुबह में दिखाया जाता है कि जब हैरी पानी में नहा रहा होता है तो तभी बैथ उसे आवाज लगाती है। बैथ कहती है कि देखो हमारे कपड़े किसी ने पेड़ पर टांग दिए। इसका मतलब यह है कि हमारे अलावा भी इस आइलैंड पर कोई न कोई तो है। ये दोनों के दोनों जंगल में जाते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी इन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता और ये दोनों थक कर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं। अब जब ये दोनों वहां पर मछलियां पकड़ रहे थे तो तभी हैरी का पैर स्टार फिश पर पड़ने वाला था, लेकिन इससे पहले ही वो देख लेता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसकी जान बच गई, क्योंकि अगर एक बार उसका स्टार फिश पर पैर पड़ जाता तो आधे घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती। अब हैरी पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन अब तभी इन दोनों को जंगल में से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये दोनों के दोनों जल्दी से जंगल में जाते हैं। अब कुछ दूर तक चलने के बाद इन्हें वहां पर एक कैबिन दिखाई देता है जो कि लॉक था। हैरी उसे खोलता है और अंदर जाता है। बैथ भी उसके साथ जाती है, पर जल्दी बैथ बाहर आ गई थी। हैरी जब और अंदर देखता है तो वहां पर उसे एक बेड दिखाई देता है, यानी कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पहले कोई न कोई रहता था। हैरी देखता है कि बाकी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए हैं जिसमें एक लड़की भाले से किसी को मार रही होती है। आप तभी बाहर से उसे बैत की आवाज आती है। बैत उसे बताती है कि देखो यहाँ पर किसी की कब्र है, यानी कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया था जिसका नाम कोरल था। इन दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये लड़की कैसे आई और यहाँ पर उसे किसने दफनाया। खैर अब इसके बाद ये दोनों वापस से अपने कैंप पर आ जाते हैं। वहाँ पर बैत अपनी वीडियोस को देखने लगती है जो कि इन दोनों ने शूट करी थी, जिसे देखकर इन दोनों को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब तब ये दोनों देखते हैं कि जब ये दोनों रात में इंटीमेट हो रहे थे तो इनके कैमरे से ही इन्हें किसी ने रिकॉर्ड किया। अभी देखकर बैत डर जाती है और हैरी से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि इस आइलैंड पर कोई न कोई गड़बड़ है और हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। हैरी से समझाने की कोशिश करता है कि जरूर यहाँ पर कोई बच्चा या फिर कोई आदमी आया होगा जो कि हमारे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, हम यहाँ पर अपना अच्छा वक्त बिताने के लिए आए। और अब हैरी बैत का मूड ठीक करने के लिए उसके चेहरे पर आदिवासियों की तरह कुछ लगाता है। ये दोनों के दोनों वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और इसके बाद भागते भागते जंगल में चले जाते हैं जहाँ पर इन दोनों को वही केबिन और कब्र दिखाई देती है। लेकिन हैरानी की बात तो होती है कि कल तक ये कब्र और ये केबिन जंगल के किसी और हिस्से में थी और आज किसी और हिस्से में। इन दोनों की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। अब तभी इन दोनों को समुद्र की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं। जब ये दोनों वहां पर जाकर देखते हैं तो इन्हें वहां पर दो आदमी दिखाई देते हैं जो कि अपनी गन की मदद से वहां पर मछलियां पकड़ रहे थे। ये इन दोनों को अवॉइड करते हैं और अब हैरी और बैथ को पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि इन दोनों के अलावा भी यहाँ पर कोई है जो कि इनके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। खैर अब रात के समय में दोनों अपने कैंप में जाकर सो जाते हैं और अब तभी एक बार फिर से इन दोनों को जंगल में किसी के रोने की आवाजें आती हैं। हैरी वहां पर अकेला जाना चाह रहा था, लेकिन बैथ को डर लग रहा है, इसलिए वो भी उसके साथ जाती है। खैर आवाज का पीछा करते करते लोग कैबिन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब ये लोग कैबिन के अंदर जाते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन इन्हें वहां पर एक बुक मिल जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ देर पहले इसे कोई पढ़ रहा था। बैठ बाहर देखते हैं कि वहां पर कोरल की कब्र को अब किसी ने फूल लगाकर सजा दिया है। अब इन दोनों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद उन दोनों आदमियों ने ही ऐसा किया है।
अब ये दोनों के दोनों वापस आ जाते हैं, लेकिन बेथ बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसे लगता है कि जरूर हमारे सोने के बाद कोई ना कोई हम पर नजर रखता है, इसीलिए वो हैरी से कहती है कि आज रात हम दोनों बाहर ही सोएंगे। अब ये दोनों बाहर ही सो जाते हैं। अब जब सुबह के टाइम में बेथ की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वहां पर जेलीफिश को किसी ने मारकर बहुत ही बुरी तरीके से लटका दिया है। इस चीज से वो बुरी तरीके से डर जाती है। वो हैरी से कहती है कि हम किसी भी तरीके से यहाँ से निकलते हैं, मुझे अब यहाँ पर नहीं रुकना। हालांकि ये लोग अपने आप यहाँ से नहीं जा सकते। जो आदमी ने छोड़कर गया था वो 10 दिन बाद इन्हें लेने के लिए आएगा, लेकिन इनके पास सैटेलाइट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन ये लोग सैटेलाइट के जरिए उसे कॉल करके बुला सकते हैं। लेकिन अब जब हैरी अपने सामान में उस सैटेलाइट फोन को देखता है तो उसे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। उन्हें ऐसा लगता है कि कल जो दो लोग समुद्र में मछलियां पकड़ रहे थे शायद उन्होंने ही उनके फोन को चुराया है। वो देखते हैं कि उनकी बोट अभी भी समुद्र में है। इसका मतलब यह है कि वो लोग अभी भी उस आइलैंड पर ही हैं। अब हैरी कुछ दूर जाकर देखता है कि वो लोग अभी भी यहीं पर रुके हुए हैं। उसके साथ बेथ भी होती है। हैरी उनसे मदद मांगता है, लेकिन उन दोनों को इंग्लिश समझ में नहीं आती। अब इसके बाद उन दोनों में से एक बेथ के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर हैरी और उस आदमी के बीच हाथापाई हो जाती है। बेथ किसी तरीके से बीच बचाव करके हैरी को वहां से लेकर जाती है। अब इन दोनों को ये बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है कि इन दोनों ने ही उनके सैटेलाइट फोन को चुराया है। खैर अब कुछ देर बाद जब वो दोनों मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो हैरी उनके कैंप में जाकर वहां पर सामान चेक करने लगता है, लेकिन वहां पर उसे उसका फोन नहीं मिलता। अब इसके बाद हैरी वहां पर बेथ से कहता है कि मैं इनकी बोट में जाता हूँ, वहां पर मैं रेडियो की मदद से मदद को बुला सकता हूँ। अब इसके बाद हैरी उनकी बोट पर जाता है, लेकिन उसकी किस्मत काम नहीं करती, वो रेडियो काम नहीं कर रहा था। अब तो ये दोनों भी वहां पर आ जाते हैं और वो हैरी को मारकर वहां पर बेहोश कर देते हैं और साथ ही वो आइलैंड में आने के बाद बेथ को भी बंदी बना लेते हैं। अब जब रात को हैरी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वहां पर बेथ को बांधा हुआ है, वो वहां पर खुद भी बंधा हुआ है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये दोनों गुंडे वहां पर बेथ के साथ कुछ गलत करना चाह रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो बेथ के साथ कुछ गलत करते जंगल के अंदर से एक बार फिर से वो आवाजें आने लगती हैं। इन दोनों को लगता है कि अंदर से इन्हें कोई देख रहा है, इसलिए दोनों अंदर चेक करने के लिए जाते हैं। अब इसी बात का फायदा उठाकर वहां पर हैरी और बेथ भी अपने आप को आजाद कर लेते हैं। अब तभी इन्हें वहां पर गोलियां चलने की आवाज आती है। ये देखते हैं कि वहां पर उनमें से एक आदमी जख्मी है। इसके बाद दूसरा आदमी उसे बोट में बैठाकर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब इन दोनों को ये नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ, इन पर गोलियां किसने चलाई। उन दोनों के जाने के बाद ये दोनों भी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। अब इन दोनों को भी पहले हो रही चीजों पर संतुष्टि मिल जाती है कि पहले जो भी कुछ हो रहा था वो यही दोनों कर रहे थे। खैर अब ये दोनों वहां पर सो जाते हैं। अब अगली सुबह बेथ उठकर देखते कि वहां पर उन दोनों में से एक के खून के निशान है। वो इन निशानों का पीछा करते हुए कैबिन तक पहुंच जाती है। जब वो उस कैबिन के अंदर जाती है तो वो वहां पर देखते कि वहां पर एक बुक है। वो बैठकर उस बुक को पढ़ती है और अब तभी हैरी भी वहां पर पहुंच जाता है। बेथ वहां पर हैरी को बताती है कि ये बुक जिन नाम के एक आदमी ने लिखी है। उसने इसमें लिखा है कि बहुत समय पहले यहाँ पर कोरल नाम की एक लड़की आई थी जिसे एक सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो यहीं आइलैंड पर रुके लोगों से मदद मांगने के लिए गई, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, बल्कि उल्टा ही उसके साथ गलत काम किया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद से ही उसकी आत्मा इस पूरे आइलैंड पर भटकती है। बेथ बताती है कि बुक एक जिन नाम के आदमी ने लिखी है और ये कैबिन भी उसी का था। उसने इस बुक में वो सारी चीजें लिख रखी हैं जो कि उसने यहाँ पर एक्सपीरियंस करी थी। हैरी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, क्योंकि वो इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए वो यहाँ से चले आता है। अब कुछ देर बाद हैरी समुद्र के पास जाकर वहाँ पर म्यूजिक सुनने लगता है, लेकिन अब तो भी हम वहाँ पर देख पाते हैं कि हैरी के पीछे एक साया खड़ा है, लेकिन जब तक वो पीछे मुड़कर देखता है वो साया वहां से गायब हो जाता है। रात को बेथ हैरी से कहती कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, जरूर इस आइलैंड पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि किताब में जो बातें लिखी हैं वो बिल्कुल सच हैं। तो हैरी कहता है अच्छा, अगर वो बातें सच हैं तो हम अब तक मर क्यों नहीं गए। इस बात का बेथ के पास कुछ भी जवाब नहीं होता, लेकिन बेथ अब वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर चुकी है। अब रात को एक बार फिर से इन दोनों को ऐसा एहसास होता है कि जरूर इनका आसपास कोई है, लेकिन जब ये लोग उठकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अगली सुबह वहाँ पर बेथ रोते हुए हैरी से कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। अब इन दोनों को यहाँ पर 7 दिन बीत चुके हैं और अब हैरी उसकी बात मान जाता है। ये दोनों वहाँ पर देखते हैं कि ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा है। उसे देखकर इन दोनों को एक आइडिया आता है। ये दोनों वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगते हैं ताकि वो उन्हें जला सके, ताकि अगर वहाँ के आसपास से कोई प्लेन गुजरे तो उसे सिग्नल मिल सके और ये दोनों यहाँ से रेस्क्यू हो जाए। अब जब ये दोनों वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे तो तभी इन्हें अंदर से सैटेलाइट फोन के रिंग होने की आवाज आती है। हैरी सुभाष का पीछा करते करते जंगल के अंदर जाता है, जहाँ पर वो उस कैबिन के पास पहुंच गया था। अब वहाँ पर पहुंचकर हैरी को यह समझ में आ गया था कि जरूर इस कैबिन के अंदर ही मेरा सैटेलाइट फोन है। वो कैबिन के अंदर जाता है और वहाँ पर उसका सैटेलाइट फोन पड़ा भी था। जब हैरी उसे उठाता है तो दूसरी तरफ से किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अब ये सुनकर वहाँ पर हैरी डर जाता है और अपने फोन को नीचे फेंक देता है।
अब तभी एक बार फिर से वहां पर वो फोन रिंग होता है, जिससे कि हैरी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। और अब तभी ठीक उसके पीछे से एक लड़की आती है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कोरल है। यानी कि किताब में जो बातें लिखी थी वो पूरी तरीके से सच है। कोरल वहां पर हैरी को मार देती है, लेकिन इस बात की खबर बेथ को बिल्कुल भी नहीं थी। बॉबी भी उसका इंतजार कर रही होती है। अब जब अंधेरा होने पर भी हैरी वहां पर नहीं आता, तो बेथ उसे ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। वो कोरल के ग्रेव के पास पहुंचती है, जहाँ पर ऊपर से कुछ रेड कलर का लिक्विड टपक रहा था। जब वो ऊपर देखती है तो वहां पर हैरी को मार कर किसी ने लटका दिया होता है, जिस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सुबह में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कोरल की ग्रेव के ऊपर खून का एक कतरा भी नहीं है, ना ही वहां पर हैरी की बॉडी है। वो भागकर जल्दी से वहां से बाहर आ जाती है। अब वहां पर जल्दी से लकड़े चलाने की कोशिश करती है, ताकि आगे सिग्नल को देखकर वहां पर कोई न कोई उसे रेस्क्यू करने के लिए आ जाए। अब तभी वहां पर उसकी नजर एक ग्रेव पर पड़ती है, और वह समझ जाती है कि वो न हो जरूर ये हैरी की ग्रेव है। उसके पास में एक और गड्ढा खुदा हुआ था। अब वो समझ जाती है कि ये गड्ढा उसी के लिए खुदा हुआ है। अब तभी वो दूर एक साए को देखती है, जो कि पानी पर खड़ा होता है। वह जल्दी से उसकी तरफ भागती है, लेकिन अब तभी उसका पैर स्टारफिश पर पड़ जाता है, जो कि वहां पर उसे डंक मार देती है, जिसका डंक बहुत ही ज्यादा जहरीला है। इसका मतलब यह है कि आधे घंटे के अंदर बेथ की मौत हो जाएगी। और दूर जो साया होता है वो कोरल का होता है, जो कि उसे देख रहा था। अब बेथ को अपने आखिरी पलों में अपनी जिंदगी के वो सारे आखिरी पल याद आते हैं, जो कि उसने हैरी के साथ बिताए थे। अब कुछ देर बाद वहां पर बेथ की मौत हो जाती है। अब 10 दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी इन्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था, वो एक बार फिर से इन्हें लेने के लिए वहां पर आता है। वो देखता है कि इनका सामान तो यहाँ पर है, लेकिन हैरी और बेथ कहीं पर भी नहीं है। इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। जंगल में उसे वही केबिन दिखाई देता है, जिसके अंदर उसे बुक मिलती है, जिसके अंदर कोरल के बारे में लिखा है। और अब ठीक उसी वक्त हमें एक साए को दिखाया जाता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि बेथ का ही है। जिसका मतलब यह है कि अब बेथ भी कोरल की तरह इस आइलैंड पर आने वाले लोगों को मारेगी। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।